हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित जो है यह हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का सेट लेकर के आए हैं, जिसमें ऐसे प्रश्न होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। आइए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारे स्क्रीन पर कि किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है। जी हाँ, जब किसी राज्य में वहाँ की सरकार किसी कारण से इस्तीफा दे देती है या अगर वहाँ निर्वाचन होता है और किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं आती है या किसी भी अन्य कारणों से अगर जो है सरकार का गठन किसी राज्य में नहीं हो पाता है तो वहाँ पर फिर राष्ट्रपति शासन लगता है। पहली बार तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगता है, लेकिन उसे संसद के दोनों सदन के द्वारा अनुमोदन करने पर उस अवधि को एक एक वर्ष बढ़ाते हुए सामान्यतः 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है और 3 साल के अंदर ही वहां फिर दोबारा पुनर्निर्वाचन करा लेना होगा। 3 साल से अधिक अवधि तक वहां नहीं बढ़ाया जा सकता है, अर्थात पहला का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। पहली बार 6 महीने के लिए लगता है, फिर अगर चूंकि 6 महीने ऑप्शन में है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहली बार 6 महीने के लिए लगता है, लेकिन अगर वहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं हो पाती है किसी भी कारण से तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि जो संसद के दोनों सदन हैं उसके द्वारा फिर उसे अनुमोदित करके आगे बढ़ाते हुए अवधि को 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारे स्क्रीन पर कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है। जी हाँ, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ यह है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण। चूँकि भारत जो है एक संघीय शासन व्यवस्था है, यहाँ केंद्र स्तर की अलग सरकार है, राज्य स्तर में अलग सरकार है, लेकिन राज्य स्तर के बाद पंचायत स्तर पर सरकार का गठन करके सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की जो बात हुई कि राज्य केंद्र और राज्य के अतिरिक्त पंचायत स्तर पर सरकार का गठन हो और पंचायत स्तर पर भी 3 स्तर की सरकार हो। एक ग्राम पंचायत स्तर की सरकार जिसका प्रधान जो है मुखिया कहलाए, और फिर उसके बाद जो है दूसरी ये प्रखंड स्तर की सरकार और फिर तीसरा जो है जिला स्तर की सरकार जो कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हो। तो यह सिफारिश किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी दूसरा नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 3 है हमारे स्क्रीन पर कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान, पुरस्कार का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है इत्यादि से जो अलंकृत किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्र में लोगों के उत्कृष्ट योगदान के लिए, जो अलग अलग क्षेत्रों में ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका प्रावधान है। तो याद रखिए अनुच्छेद 18 के तहत असमानता का जो अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच जिक्र, उसी में अनुच्छेद 18 के तहत इस बात का वर्णन किया गया है कि भारत सरकार अपने नागरिकों के या फिर विदेशियों को भी जो है ये दिया जाता है, तो उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है इस प्रकार के जो अवार्ड हैं वो दे सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगला कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सवाल नंबर 4 है कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। जी हाँ, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना जो है जब राष्ट्रपति किसी भी कारण से अपना रिजाइन दे देता है, अपना त्याग पत्र दे देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति महोदय को देते हैं, और उपराष्ट्रपति महोदय अगर नहीं हो तो वैसे सिचुएशन में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे या भारत के जो मुख्य न्यायाधीश कहलाते हैं उन्हें देते हैं। क्योंकि भारतीय संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, आकस्मिक रूप से अगर किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो जाती है, चाहे उनका निधन हो जाए या वो अचानक से त्यागपत्र दे दे और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो वैसे समय में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। तो जब उपराष्ट्रपति मौजूद होंगे और राष्ट्रपति उन्हें त्यागपत्र दे देंगे तो फिर उपराष्ट्रपति का यह दायित्व होगा
कि वह उनकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को दे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर वो पूरी कैबिनेट को बात जाएगी और उसके पश्चात जो है राष्ट्रपति का तत्कालीन व्यवस्था या और उसके ये व्यवस्था का अर्थ ये हुआ कि अगर उपराष्ट्रपति हैं तो उनका कार्यभार उन्हें सौंपा जाएगा, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे और फिर 6 महीने के अंदर जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन हर हाल में हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान का आत्मा कहा गया है? जी हाँ, मौलिक अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद भाग 3 अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक में किया गया है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है, या फिर प्रस्तावना या न्यायिक निरीक्षण को। तो याद रखिएगा ये भारतीय संविधान के जो आत्मा है वह उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा गया है, ऑप्शन सी। क्योंकि भारत का जो संविधान है का प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वह शुरू ही होता है हम भारत के लोग, यानी वहाँ कहाँ से शुरू होता है? यह प्लुरलिटी से, यानी कि यह एकता इस प्रकार से, यानी पूरे भारत को समाहित करते हुए यह शुरू होता है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, पूरे फिर यहाँ पर क्या बात कर रहा है? समस्त नागरिकों को, यानी भारत के जितने नागरिक हैं सभी को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए ये सारी बात जो है इसमें समाहित किया गया है। यही कारण है कि इसको जो है प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा या कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर कि संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्य को जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? जी हाँ, तो संविधान के प्रस्तावना में जो ये सारे शब्द जोड़े गए हैं स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, ये सारे शब्द फ्रांस की क्रांति से जोड़े गए हैं। यानी 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। रूस की क्रांति 1917 में हुई है, जो रूस के 1917 के क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से जानते हैं? अन्य बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7वां है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? जी हाँ, यह इतिहास का रिलेटेड प्रश्न है। इटली और जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, तो यह उस दौरान जो है इन सब के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया जहाँ का चांसलर कौन था? मेटरनिक था, और मेटरनिक का कहना था कि शासन करो परिवर्तन नहीं होने दो। तो ये सभी ये देश जो है ऑस्ट्रिया ये किसके? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न है सवाल नंबर 8 है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? जी हाँ, एड्रियानोपुल की संधि जो है यह कब हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो है ये 9वां है कि सेडान का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? सेडान का युद्ध जो है यह पर्सा ब्रिटेन और फ्रांस और पर्सा और रूस। तो सही उत्तर है कि फ्रांस और पर्सा के बीच यह सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 1870 ईस्वी में। किन दो देशों के बीच? तो फ्रांस और पर्सा के बीच। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर कि युवा इटली यानी यंग इटली संस्था का विकास कौन किया था? जी हाँ, यंग इटली जो ये संस्था है और एक यंग यूरोप भी संस्था है, इन दोनों संस्थाओं का विकास जो है यह इटली के एकीकरण के मसीहा मेजिनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, एक प्रश्न में हम आपको 3 प्रश्नों के उत्तर बता देते हैं ताकि उससे रिलेटेड आए तो छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि यंग इटली यंग यूरोप दोनों की स्थापना कौन किए थे? मेजिनी। और मेजिनी को क्या कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। तो इस प्रकार आप एक प्रश्न से 3 प्रश्न कर पाएंगे। हम लोग इस 10 में से 20 प्रश्नों के सेट में 10 कंप्लीट किए हैं। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है हमारे स्क्रीन पर कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? जी हाँ, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यूनान का जब फ्रीडम ये चल रहा था, मूवमेंट चल रहा था, तो उस वक्त लॉर्ड बायरन जो है
शहीद हुए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था और इसी पे जो है सभ्यता पर ये कविता वगैरह लिखते हुए लॉर्ड बायरन जो है उनकी शहादत इसमें हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है हमारे स्क्रीन पर कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और तुर्की को उस वक्त क्या कहा जाता था? तो तुर्की को उस वक्त जो है यूरोप का मरीज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यूरोप का मरीज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? जी हाँ, यो नेपोलियन संहिता जो है, नेपोलियन कोड, ये 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा। फ्रांस में नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ। इससे पहले नेपोलियन के 1799 में नेपोलियन जो है मुख्य रूप से ये किए थे। तो उससे पहले 1789 ईस्वी में बुर्बो राजवंश का शासन था। लुई 14वां जो है वहाँ का राजा था और उस जब क्रांति हुई लोगों ने उसे फांसी दे दिया। उसके पश्चात नेपोलियन के हाथ में फ्रांस की सत्ता आई। फिर पूरे यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको उजागर करने में नेपोलियन का अपना एक बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन आगे चल के फिर नेपोलियन की हार हो गई और फिर वियना कांग्रेस की संधि में नेपोलियन को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका इस्तेमाल डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, शिल्पकार जो है मूर्तियों के बेहतरीन चेहरा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह जो है जिप्सम नामक खनिज से तैयार किया जाता है। इसका ऑप्शन बी 14वां का सबसे करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 15 है हमारे स्क्रीन पर कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो जो हमारी राजनीतिक सीमा का अर्थ ये है कि देश की सीमा से लेके समुद्री क्षेत्र में जो ये देश की संपत्ति के नाम से जानी जाती है वह है 19.2 किलोमीटर क्षेत्र। कितना? 19.2 किलोमीटर। समुद्री सीमा से जो है 200 समुद्री मील, कितना? 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है उसको जाना जाता है आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र के नाम से। किस नाम से? इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव एरिया के नाम से जानते हैं। आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र के रूप में 200 समुद्री मील तक का क्षेत्रफल जाना जाता है। सवाल नंबर 16 है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत इनमें से कौन सा है? तो 16वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है कि ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत में कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा और प्राकृतिक गैस, ये सभी ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। विद्युत जो है यह ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। इसका ऑप्शन बी इसलिए सबसे सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 17 है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, 17वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है वह तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। 17 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है 18वां कि काला लोहा यानी ब्लैक आयरन के नाम से किसे जानते हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, सीडेराइट, ये चारों जो है मुख्य रूप से लोहे के अयस्क हैं। इन चारों से लोहे की प्राप्ति की जाती है। लोहे खनिज का निष्कासन इन चारों अयस्कों से किया जाता है, लेकिन इसमें मैग्नेटाइट को जो है काला लोहा के नाम से जानते हैं। किसको? मैग्नेटाइट को काला लोहा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका सबसे सही उत्तर है। सवाल है 19वां कि विश्व पर्यावरण दिवस, जी हाँ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर एक साल 5 जून को मनाया जाता है। 19वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब? 5 जून को मनाया जाता है। सवाल नंबर 20 है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार इनमें से कौन सा है? तो ये सभी जो है कोयले के ही प्रकार हैं। एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, इसमें सबसे उत्तम पूछा जा रहा है। तो सर्वोत्तम जो कोयले का प्रकार है वह है एंथ्रेसाइट। इसमें 90% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कितना? 90% तक जो है एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और कोयले का जो सबसे वर्स्ट किस्म है, सबसे बेकार प्रकार है, वह है कोयले का पीट, जिसमें 50% भी कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सेट अभी हम लोग कवर कर लिए, जो कि हमारे आने वाले परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए
हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।